Good morning, students. Have a smile on your faces because this is the last lecture of this chapter, and the name of the lecture is Banding of Cyclists. In last lecture, we have studied about the banking of roads. Banking of roads, जो roads को bank किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज किया जा सके। और दूसरी चीज़ जो कार्स होती हैं या फोर व्हीलर्स या और भी जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स का वियर एंड टियर कम किया जा सके। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट अ साइकिलिस्ट। वो साइकिलिस्ट जब वो मुड़ता है तो उसे थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है। अब ये सिचुएशन ऐसी है जो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। आप सभी ने साइकिलिंग की है, आप सभी जानते हैं कि जब साइकिलिंग करते हैं, और अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो सब सोचिए आंखें बंद करके कि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो और आप मुड़ने वाले होते हैं तो उस टाइम पे आप हल्का सा बैंड हो जाते हैं और उसके बाद अपनी साइकिल को मोड़ते हैं या अपनी बाइक को मोड़ते हैं। दोनों में ही सेम केस लगता है। ऐसा होता है या नहीं है? अपने आप से पूछिए। अगर इमेजिन अभी तक नहीं किया तो वीडियो पॉज करके इमेजिन कीजिए ज़रा कि एक मोड़ आता है, उस मोड़ पे आपको मुड़ना होता है, तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को हल्का सा बैंड करना होता है, हल्का सा आप अपने आप को टिल्ट कर लेते हैं किस साइड, जिस साइड आप मुड़ रहे हैं, देन आप मोड़ते हैं गाड़ी। ऐसा होता है। चलिए, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा आज तक आप अनजाने में करते आए थे, लेकिन इसके पीछे फिजिक्स का लॉजिक क्या कहता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको दो तरह से समझाऊंगा मैं। एक तो प्रॉपर डायग्राम बेसिस पे और दूसरा फिजिक्स की, दोनों ही फिजिक्स की ही लैंग्वेज है, लेकिन एक हम डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे और एक हम थियोरेटिकल समझते हैं। जब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और आगे आपको मुड़ना है, दो सिचुएशन है। एक तो अपने आप को आप बैंड करते हैं और दूसरा बैंड नहीं करते। तो पहले सिचुएशन मैं बताऊंगा वो जिसमें आप बैंड नहीं करते। बैंड नहीं कर रहे इसका मतलब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आपके इनर्शिया का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सीधा है। इनर्शिया याद आ गया? द बॉडी विच इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, which is in motion will remain in motion, which is having some direction, its direction will not change until an external force is applied। ये लास्ट वाली लाइन याद रखना। कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए, जब आप सीधे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ आपको मुड़ना है लेकिन आप अपनी बॉडी को बैंड नहीं करते, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन सीधे ही है। सीधे ही तो बॉडी आपके आगे जाती जाएगी। उस कंडीशन में अगर आपको मोड़ना है तो कंप्लीटली आपको अपनी साइकिल के हैंडल का सहारा लेना होगा अपने आप को मोड़ने के लिए। आप ऐसे ही हो और अपनी साइकिल को ऐसे मोड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे साइकिल मुड़ती जा रही है वैसे मुड़ते जा रहे हैं आप, लेकिन वो बैंड, वो मुड़ना, वो टर्न इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। क्या समझ में आ गई बात? क्योंकि इनर्शिया का डायरेक्शन क्या है, आगे। अगर आपकी साइकिल की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी तो आप टर्न नहीं कर सकते, आप सीधे आगे चले जाएंगे सीधे आगे चले जाएंगे आप। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब आपके सामने एक टर्न है और आप बैंड हो जाते हैं। जब आप बैंड होते हैं तो क्या होता है, आगे टर्न है और आप बैंड हो गए। बैंड होने की वजह से एक सिचुएशन चेंज हो गई, जहाँ अभी तक जब आप सीधे थे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो ऊपर था, अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन बदल गया। इस डायरेक्शन में आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये है तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब एक चीज़ देखिए कमाल की, ये जो ब्लैक वाला कंपोनेंट है ये किस तरफ है, जहां आप मुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस वजह से लगता है, आपके वेट की वजह से लगता है। तो वेट की वजह से अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो फोर्स लगा रही है उसका एक डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब अब आपका सारा का सारा इनर्शिया आगे की तरफ नहीं है। आपका जो इनर्शिया है, इनर्शिया किसी बॉडी में किस वजह से आता है, उसके मास की वजह से आता है, और मास की वजह से वेट बनता है और वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पैदा होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन अब कहाँ है, इस तरफ है। समझ में आ गई बात? अब इनर्शिया वाली बात वापस से दोहराएं कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगी तब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगा। अब एक्सटर्नल फोर्स लगी ना, किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है।
तो आप बैंड होते हैं और बैंड होने की वजह से एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक डायरेक्शन आपको सेंटर की तरफ मूव कराता है और आप बैंड इजीली हो जाते हैं। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? अब इसी का हम डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले डायग्राम बनाएंगे। बस एक चीज़ आपको इस वाले डेरिवेशन में याद रखनी है, क्योंकि जो साइकिल या बाइक के टायर्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो उसमें जो फ्रिक्शन लगता है वो काफ़ी कम होता है कार या बड़े व्हीकल के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन की स्टडी नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की ही स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हम फ्रिक्शन की स्टडी, हम फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स नहीं करते। क्या क्लियर हो गई बात? चलिए अब फटाफट हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम, और डायग्राम से पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट is about to turn, then he or she will have to bend a little to take the turn effectively। ठीक है, तो अभी एक डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के बाद डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद एक और एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल ये कोई साइकिलिस्ट है, ये उसका व्हील है और ये उसके साइकिल का हैंडल है। ये पुराने राजेश खन्ना वाली मूवी हुआ करती थी जिसमें वो मास्टर जी बने थे, ये वाली साइकिल होती थी, ये हैंडल वाली। तो ये वो हैंडल है। अब देखिए, अब साइकिल क्या है, वो थोड़ी सी बैंड कर दी है, इधर मुड़ना चाहते हैं। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन बदल गया। दिस इज आर। ठीक है, mg वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और बाहर की तरफ इस पे फोर्स लग रही है। दिस इज mv² अपॉन आर। ठीक है, ये अगर इस तरफ बैंड है तो इधर मुड़ना चाहते हैं, फोर्स वहां लगी। अब आपने क्या किया, इस आर को रिजॉल्व कर दिया। इस आर को रिजॉल्व किया तो देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये तो अब कॉस थीटा कौन सा और साइन थीटा कौन सा, ये सवाल की बात है। कौन सा कॉस थीटा होगा और कौन सा साइन थीटा होगा? तो देखिए ये वाला एंगल क्या हो गया, दिस विल बी, इट विल बी थीटा, ये थीटा। तो ये वाला क्या हो गया, आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। याद आ गया आपको? जब हमने बैंडिंग की थी तो बैंडिंग में हमने ये निकाला था कि ये वाला बैंकिंग ऑफ रोड्स में निकाला था कि ये वाला एंगल थीटा होगा। तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। आप देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास दो फोर्सेज हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेज हैं। इन दोनों को फटाफट इक्वेट कर दीजिए और इक्वेट करके वैल्यूज लगा लीजिए। देखिए आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mg 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन आर 2। नाउ डिवाइड 2/1, 2/1 मीन्स आर साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन आर डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा इंटू mg। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा v² अपॉन r इंटू जी। अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी है सो इट विल बी rg टेन थीटा रूट ओवर। मतलब ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी पे वो टर्न कर सकता है। कल आपको एक एक्सप्रेशन करवाया था ऑप्टिमम वेलोसिटी का और ये है मैक्सिमम वेलोसिटी।
क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि साइकिलिस्ट बैंड कर रहा है या कोई कार बैंड कर रही है। वो आपसे दो चीजें पूछेंगे कि या तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए या आप ऑप्टिमम वेलोसिटी बताइए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर बतानी है तो उसका मतलब ये है कि वहां फ्रिक्शन जीरो हो गया। किसी भी चीज में अगर मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो इसका मतलब वहां फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। और ऑप्टिमम वेलोसिटी अगर चाहिए तो वो वाला फॉर्मूला जो कल डिराइव कर रहा था। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां से ही मैं अगर एक चीज और निकालूं तो वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। और यहां से अगर बात की जाए तो देखिए g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये दोनों कांस्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं tan थीटा की तो tan थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? v स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट जितना ज्यादा टर्न होते जाएगा, ये जितना ज्यादा टर्न होगा उतना, देखिए पहले ये इस एंगल पे था, ये 0 डिग्री, ये थीटा बैंड हो गया। थीटा बैंड हुआ तो थीटा बैंड होने की वजह से इसको ये वेलोसिटी मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितना ज्यादा बैंड होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी ये अटेन कर सकता है। क्या समझ में आ गई बात? कोई भी साइकिलिस्ट, या स्पेसिफिकली ये होता है किसमें? जो मोटर साइकिल की रेसेस होती हैं, मोटर बाइक्स की जो रेसेस होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक रेसर बिल्कुल टिल्ट हो जाता है ग्राउंड पे, इवन अपना नी जो है वो ग्राउंड से ऑलमोस्ट ड्रैग करता हुआ जाता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा टिल्ट होने की वजह ये है कि वो जितना ज्यादा एंगल से वो बैंड होता है उतनी ज्यादा वेलोसिटी वो अटेन कर पाता है, उतनी ज्यादा वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है। ऐसा होता कैसे है कि देखिए, वो जितना ज्यादा बैंड हुआ, बैंड होने की वजह से ये वाला जो कंपोनेंट है, बैंड होने की वजह से हुआ ये कि जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिल रहा है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट मिल रहा है, वो कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। ये जैसे जैसे बैंड करता जाएगा ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, मतलब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा से ज्यादा मिलती जाएगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स उसे अपने वेट की वजह से मिल रही है। जितना ज्यादा वेट वो किस डायरेक्शन में ला रहा है? बैंडिंग की वजह से ला रहा है। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बैंडिंग की वजह से फोर्स तो, वेट तो वो इधर ले आया, अब एक्सेलरेशन बढ़ा के वो वेलोसिटी अपनी कितनी भी बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। क्या समझ में आ गई बात? क्या ये क्लियर हुआ? तो यहाँ बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। तो बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में बस इतना ही है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो कीजिएगा आप। इन फॉर्मूलों पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, या तो हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक बार पूछेंगे, अगर बच्चों को नहीं आएंगे तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, थैंक यू सो मच।